दोस्तों आज इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने अपना MBA 1993 में कंप्लीट करने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया और ZTV पर काम किया। मिस्टर सुभाष चंद्र के साथ मिलकर 10 साल में इन्होंने ZTV को एक ऊंची उड़ान दी। इन्होंने बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को इनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में से एक लॉ में बदलाव करना पड़ा और क्यों शाहरुख खान ने इन्हें अपने घर बुलाया। लव यू शाहरुख भाई। हमने इनसे बात की इनकी जर्नी के बारे में, एजुकेशन सिस्टम में लूप होल्स के बारे में, जेन ज़ी, मिलेनियल्स, एंटरप्रेन्योरशिप और इंसाफ के बारे में। दोस्तों, he was the CEO of DMCL and Netcore Solutions. He was the founder of Mobilox and Zonet. He is the co-founder of Shinkan. Mr. अभिजीत सक्सेना। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल के स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर हो, या अगर आप वो हो जिसे इंसाफ पर यकीन है, जिसे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ सीखना है, कुछ हासिल करना है, तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम बरकतुल एंड यू आर वॉचिंग नेक्स्ट बिग थिंग। सो यार, आज हमारे साथ है को फाउंडर ऑफ शिंकन, मिस्टर अभिजीत सक्सेना। हाय सर, thanks for joining us. And hi Barkadul, how are you? Thank you. I'm fine, I'm very good. So thanks for joining. And कैसे हैं आप, कैसे हैं? बस बहुत अच्छे हैं। अब तो मौसम भी थोड़ा मुंबई में बेटर हो रहा है, तो बेटर ही है। बढ़िया। So without any further delay सर, क्या आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, लाइक आपके प्रोफेशनल और कुछ ऐसी चीज़ें भी जो आपके प्रोफेशनल बायोस में या लिंक्डइन पे नहीं मिलेंगी, प्लीज़। श्योर, हैप्पी टू। मैंने जो अपनी जर्नी है, प्रोफेशनल जर्नी, वो मैंने एक पब्लिक सेक्टर कंपनी से शुरू करी, कॉल स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। एंड एक्चुअली उससे भी पहले मैं जब एक ग्रेजुएट ही था, तभी मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी कॉल्ड DCM, और ये दिल्ली की कंपनी है, जो कि एक टाइम पे टाटा, बिरला, अंबानी जो थे उन्हीं की कैटेगरी की मानी जाती थी बहुत साल पहले। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी थी, वहाँ पे 1 साल काम किया। उसके बाद मैंने अपना MBA किया, और MBA के बाद मैंने एक पब्लिक सेक्टर कंपनी ज्वाइन करी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ये कब की? इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये मेरा 93 में कंप्लीट हुआ था, 1993 में, और तब मैंने वो पब्लिक सेक्टर कंपनी ज्वाइन करी थी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस समय वो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है वाज मतलब कि वो एक कंपनी थी विच यूज्ड टू मैनेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फॉर इंडिया। जब लाइसेंस राज था, तो सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देश का वो ये कंपनी हैंडल करती थी। तो वो इसी के थ्रू जाता था, तो यू कुड नॉट डायरेक्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिकॉज इट वाज ऑल लाइसेंस्ड एटसेट्रा। तो ये कंपनी एक टाइम पे बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत रिच थी, काफ़ी कैश रिच कंपनी थी। लेकिन जब से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, जब से ओपन इकोनॉमी शुरू हुई, तब से इस कंपनी के लिए थोड़ा सा नहीं, काफ़ी स्ट्रगल शुरू हो गया। और तब इन्होंने सोचा कि अगर मुझे ओपन मार्केट में, ओपन इकोनॉमी में फाइट करना है, सरवाइव करना है, तो अब मैं गवर्नमेंट की तरह नहीं, अब मुझे एक प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करने के लिए मुझे कई सारे रिक्रूट्स, जो टॉप MBAs हैं, वहाँ से MBA इंस्टीट्यूट है, वहाँ से रिक्रूट करना पड़ेगा। तो उन्होंने तकरीबन 25 MBA रिक्रूट करे, और हम सब ने वहाँ जाके ज्वाइन किया। देश भर के नामी MBA इंस्टीट्यूट से आए थे और रिक्रूट्स आए थे, और हम सब ने वहाँ पे किया। उन्होंने एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करी हम लोगों के लिए, पहले 2-3 महीना पूरे देश में जहाँ जहाँ उनके यूनिट्स थे सब जगह घुमाया। अनफॉर्चुनेटली एक पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सीपिन हो चुका होता है कि वो करना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने भरपूर कोशिश तो करी, लेकिन थोड़े से नाकाम रहे। कैसे? क्योंकि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड।
अब वहाँ पे सारा बाबू कल्चर था और सभी लोग जो हैं वो फाइलों का चक्कर था, यूनियन का चक्कर था। आपको ये जानकर बड़ा वो सरप्राइज होगा कि वहाँ पे अगर आपको एक लेटर टाइप करना था तो वो आपको एक सेक्रेटरीज का पूल था, तो आपको वो लेटर हैंड रिटन करके और वो सेक्रेटरीज को पूल को देना होता था जो सिर्फ टाइप कर सकते थे। तो ऐसा नहीं था कि आपके पास टाइपराइटर कंप्यूटर को छपना था और आप एक लेटर फटाफट टाइप कर सकें। तो आप ये समझे कि सिर्फ एक लेटर टाइप करवाना भी जो है एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था वहाँ पर। और वो आप आज अगर लेटर देंगे हैंड रिटन तो आपको तकरीबन 1 हफ्ते बाद उसका प्रिंटेड फॉर्म मिलेगा। तो अब वो हम लोग तो सब यंग MBA से तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। हम लोग तो काफ़ी तेज़ काम करना चाहते थे, काफ़ी काम करना चाहते थे, बट वो वहाँ पे थोड़ा प्रोसेस स्लो था। तो हम तकरीबन 1-1.5 साल में सारी MBAs ने छोड़ दिया एंड दे लेफ्ट। हाँ, तो अनफॉर्चुनेट था, कोशिश अच्छी थी बट थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट। खैर एनीवे, उसके बाद मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, वहाँ पे 1.5 साल काम किया। वहाँ पे फॉर्चुनेट था कि मैंने समीर जैन के साथ डायरेक्टली काम किया, जो कि चेयरमैन है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के। बहुत ही विशनरी और आई वुड से एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन। एंड फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद मैंने जी मुंबई में आकर ज्वाइन किया। और जब मैंने जी ज्वाइन किया तब जी वॉज ओनली अबाउट 3 years old. Okay. And it was just like a startup only. But मैं जी में फिर 11 साल रहा और वहाँ पे भी मैं सुभाष चंद्र जो चेयरमैन है जी के, उनके साथ डायरेक्टली काम किया और बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला। और वो भी एक मेजर विजनरी हैं और बिग रिस्क टेकर है। मतलब उनके साथ काम करके ये पता चला कि छोटा नहीं सोचना चाहिए, सोचना है तो बड़ा सोचो। और ऐसा इंसिडेंट उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो? हाँ बिल्कुल, मतलब कि उनके साथ तो कई सारे इंसिडेंट थे, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ कि एंटरप्रेन्योर जो है वो जी चाहे जितना बड़ा हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, एक बहुत मज़ेदार इंसिडेंट है जहाँ पर हम लोग जो है वो इसरो के चेयरमैन को एक लेटर लिख रहे थे फॉर रेंटिंग सैटेलाइट स्पेस। तो उस समय तो सैटेलाइट कैपेसिटी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी, तो वी वर राइटिंग अ लेटर टू द इसरो चेयरमैन। तो मैंने वो पूरा लेटर वगैरह ड्राफ्ट किया, उनसे अप्रूव किया, फिर मैंने उसको एक प्रिंट ले लिया अपने लेटर हेड पे। और वो उस समय तो फैक्स होता था, देयर वाज नो, वो फैक्स करना था लेटर। तो मैं उनके पास लेके गया कि आप इस पे साइन कर दें तो मैं इसको फैक्स कर दूं। तो उन्होंने मेरे को बोला और डांटा थोड़ा कि जब आपको ये लेटर फैक्स करना था तो आपने इसको कलर्ड लेटर हेड पे क्यों प्रिंट किया? आप ब्लैक, आपने एक कलर्ड लेटर हेड वेस्ट कर दिया। तब मुझे उस समय तो बहुत लगा कि यार इतनी छोटी सी बात, इतने बड़े सुभाष चंद्रा, इतनी बड़ी कंपनी हो गई है और इतनी छोटी सी बात के लिए उन्होंने मुझे ये बताया। लेकिन जब आप खुद एंटरप्रेन्योर बनो ना, तब आपको ये बात बहुत रियलाइज आती है, बहुत रियलाइज होती है कि भाई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, वो चाहे 1 रुपए का भी हो। सही बात, 1 रुपए का भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होना। तो ये एक एंटरप्रेन्योर वाली बात जो है मुझे बहुत खैर बाद में समझ में आई, उस समय तो नहीं समझ में आई थी, लेकिन बहुत बड़ी बात लगी मुझे। खैर एनीवे, उनके साथ बहुत सीखा, बहुत काम किया, जहाँ आपका बताया रिस्क टेकिंग वगैरह। उसके बाद मैंने एक कंपनी थी नेटकोर ज्वाइन करी और मैं उनके फाउंडर से मिला था और मैं उस समय कुछ डिजिटल मीडिया में करना चाहता था। तो उनके फाउंडर है राजेश जैन, जो कि आपको थोड़ा सा बताऊं उनके बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा पब्लिक फिगर है नहीं और ज़्यादा लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। लेकिन ही इज़ द गाय हु ब्रॉट द फर्स्ट वेबसाइट्स इन इंडिया इन अर्ली 90s। तो पहली वेबसाइट जो इंडिया में लॉन्च हुई थी बाय एन इंडियन वर डन बाय हिम amongst someone else also, but he was among the first ones to do that। और उन्होंने अपनी कंपनी में कई सारी वेबसाइट्स लॉन्च करी, जैसे समाचार.com, खोज.com, बावर्ची.com, काफ़ी सारी वेबसाइट्स लॉन्च करी। और फिर 1998 में उन्होंने वो कंपनी अपनी बेची सिफी को, एंड इट वाज अमंग्स द बिगेस्ट डिजिटल डील इन एशिया।
तो वो काफ़ी मतलब क्लोज सर्कल में काफ़ी जाने जाते हैं. ही इज़ नॉट अ पब्लिक फिगर, पब्लिक उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती है, बट अगर आप कहीं भी बात करें तो ही इज काइंड ऑफ ब्रॉड दैट इंटरनेट रेवोल्यूशन. तो जैसे समीर जैन थे जिन्होंने न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को बदल दिया, राइट. हमारा देश सिर्फ एक ही ऐसा देश है जहाँ पे प्रिंट अभी भी रेलिवेंट, राइट. और बाकी देशों में तो आप देखेंगे कि सिर्फ इंटरनेट इज नाउ मच मोर पावरफुल, बट हमारा देश है जहाँ प्रिंट अभी भी रेलिवेंट है. और फिर सुभाष चंद्र आए जिन्होंने सुभाष चंद्र थे जिन्होंने सैटेलाइट टेलीविजन लॉन्च किया, और फिर ये राजेश जैन थे जिन्होंने वेबसाइट्स लॉन्च करे. तो मैं अपनी वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी लकी रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोगों के साथ काम कर सका, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर सका जिन्होंने न्यू इंडस्ट्रीज लॉन्च करी, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज करा. तो दैट वे आई वाज वेरी वेरी लकी इन माय प्रोफेशनल करियर, एंड आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद दीज एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज ये एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करना इट्स ए कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, और बहुत मज़ा आता है, बहुत सीखने को मिलता है. तो ये तो था. और फिर उसके बाद 2011 में मैंने अपना पहला वेंचर लॉन्च किया, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे. बट इन द मीन टाइम आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि कुछ ऐसा बताएं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ से में उतना जुड़ा ना हो, तो उसमें भी आपको मैं बताता हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रहा है जहाँ पे मैं एक मेजर सुप्रीम कोर्ट केस लड़ा है और मैं वो जीता हूँ, और दैट ब्रॉट इन अ चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. प्लीज उसके बारे में बताइए. तो जो आपको मालूम है आईबीसी कोड, अगर आपको मालूम है ना, आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, राइट. सो दिस वाज जो ये कोड है उसका नया कोड लॉन्च किया गया था 2016-2017 में, एंड ये हमारा एक तो वो नया कोड लॉन्च हुआ था, एंड हमारा एक डिस्प्यूट चल रहा था विद अ कंपनी, एंड ये जो है ना वो बिल्कुल टिपिकल केसेस ऑफ अ डेविड एंड गोलायथ केस. तो बहुत ही छोटी कंपनी थी, लेकिन जिस कंपनी के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा था दैट वाज अ वेरी वेरी लार्ज कंपनी, एंड इट वाज बेस्ड इन यूएस. एंड तो वो डिस्प्यूट, तो उनको लगा कि सिंस ये आईबीसी एक नया कोड लॉन्च हुआ है तो वो हमें इस कोड के अंदर दे विल फाइल अ केस, एनसीएलटी. कैसे? तो वो बेसिकली केस ये था कि उन्होंने एक जो हमारा एनडीए था वो वायलेट किया था, तो हमने उनको नोटिस भेजा, प्लस हमने उनका पेमेंट जो है वो होल्ड कर दिया. तो वो 2 साल तक चुप रहे, कुछ नहीं बोले, वो बिल्कुल ही चुप थे आफ्टर रिसीविंग आवर नोटिस ऑफ द एनडीए वायलेशन एटसेट्रा. एंड 2 साल बाद जब ये आईबीसी कोड आया तो उनको लगा कि ये मौका है कि जब वो आईबीसी के अंदर एनसीएलटी में केस फाइल कर देंगे, और वी विल ऑब्वियसली गेट स्केयर्ड एंड वी विल कम फॉर अ नेगोशिएशन एंड अल्टीमेटली पे, बिकॉज वी वर एक्सट्रीमली स्मॉल एज अ कंपनी एंड दे वर एक्सट्रीमली लार्ज एज अ कंपनी. तो हमने एनसीएलटी में केस फाइट किया और हम जीते उसमें. फिर वो लोग जो है हमें एनसीएलटी लेकर गए एपेलेट कोर्ट ट्राइब्यूनल में, एंड वहाँ पे भी वी वन द केस, बट देयर वाज अ स्मॉल मार्किंग बाय द जज इन दैट ऑर्डर, बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू गो बैक टू एनसीएलटी, विच इज व्हेन देन हमने डिसाइड किया कि वी शुड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट. तो मैंने अपने लॉयर्स वगैरह के साथ डिस्कस किया, बट आप ये समझिए कि जहाँ पर लोग जो एक छोटी सी कोर्ट कचहरी में जाने से डरते हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहुँचना और सोचना कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके अब केस फाइल करता हूँ, हम लोग का ना कोई ओहदा है ना कुछ है एटसेट्रा. और हमें ये भी लगा, डाउट था कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा छोटा सा केस एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं करेगा या व्हाटएवर. तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ. द फर्स्ट ऑफ माइन एट द सुप्रीम कोर्ट. तो उसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में पहले दे हियर द केसेस दैट वेदर दे विल एडमिट द केस और नो, राइट, एंड देन ओनली डज द हियरिंग
happen and then they give the date for the hearing. अगर उनको लगता है कि केस बहुत छोटा है, irrelevant है, etc. and it is not worth the Supreme Court, तो वो उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देते हैं and they send it back to the lower court. अच्छा. However, अगर उनको लगता है कि इस केस में कुछ मेरिट है, तो then they admit it and then they give a hearing date. तो हमारा जो केस आया उस दिन फर्स्ट डे पर, तो हमारे जो जज थे वो थे ऑनरेबल रोहिंटन एंड ऑनरेबल संजय कौल, राइट. एंड ये जो अगर आपको रोहिंटन जज के बारे में बताया जाए तो ही इज अ वेरी एक्सट्रीमली शार्प एंड एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड एक्सट्रीमली हार्ड ऑल्सो. तो अब आप ये सोचिए कि मैं कोर्ट में खड़ा हूँ वहाँ पे अपने लॉयर के साथ, और मेरे से पहले भी कई सारे केसेस हैं जो जिनके एडमिटल्स की बात हो रही है इस समय, राइट. तो हमने जब मेरे से पहले जब केस आया, एक बहुत ही एक्सट्रीमली सीनियर लॉयर का केस प्रेजेंट होना था, तो जहाँ पे इट वाज कि हमें लगा कि भाई ये इतने सीनियर लॉयर हैं, इनका तो ऑब्वियसली एडमिट करेंगे. तो आप ये सोचिए कि जैसे ही उन्होंने आर्ग्यूमेंट शुरू करी, वो सीनियर लॉयर ने, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो ये रोहिंटन ने वो फाइल्स फेंक दी उनकी और बोला कि आई नो यू एंड आई नो योर क्लाइंट, और आपको अगर लगता है कि आप ये कुछ लीगल टेक्निकलिटी के से, ही वाज फाइटिंग फॉर अ बेल ऑफ समबडी, वन ऑफ हिज बिग कॉर्पोरेट क्लाइंट, जिसके बेल के बारे में वो अपने केस को लेकर आए थे. उन्होंने वो फाइल फेंकी और बोला कि आई नो यू एंड आई नो योर क्लाइंट, तो डोंट ट्राई टू थिंक कि टेक्निकलिटीज के बेसिस पे यू विल गेट बेल. ही विल नॉट गेट बेल. खत्म. आप ये सोचिए, मैं पीछे करा, नेक्स्ट केस मेरा था और मैं थर कांप रहा था कि वापस चले जाए ना, कि मैं वापस चला जाऊँ. उस दिन अनफॉर्चुनेटली आप ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में एवरीबडी इज इन ब्लैक एंड वाइट, राइट. आपने देखा ही है, लॉयर्स और सब लोग जो है वो ब्लैक एंड वाइट. मैं उस दिन ब्लू शर्ट पहन के गया था. अब मुझे ये लगा कि कहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ही मेरे को ना बाहर फेंक दे, ये तो हाउ डेयर यू वेयर अ ब्लू शर्ट इन माय कोर्ट. ये सब ख्याल आने लगे आपको? ये सब ख्याल आने लगे कि किस बेसिस पे वो मुझे कोर्ट के बाहर फेंक देंगे. तो खैर मेरा केस आया नेक्स्ट, तो उन्होंने सुना. नाउ द इंटरेस्टिंग part is कि even from a Supreme Court perspective, this IBC is a new code, right? And they want to, there is a lot of trials which have to happen before. तो ये code आ गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन when it has to go to the test of the real life, right? तो उसमें कई सारे points आते हैं कि भाई ये code है तो सही, लेकिन इसमें ये change होना चाहिए, या फिर ये applicable नहीं है, या वो applicable नहीं है. तो a lot of judges, and I think the Supreme Court particularly is very interested to evaluate these codes on the basis of real life cases. कि उसमें how does it stand, right? तो खैर उन्होंने जब मेरा केस सुना, मेरे lawyer was obviously presenting it, and then they were discussing amongst the two of them, और मुझे एक शब्द I could catch which was interesting. तो मुझे लगा कि शायद इनको केस इंटरेस्टिंग लग रहा है, maybe तभी तो इंटरेस्ट हो रहा है. जैसे वो इन्होंने इंटरेस्टिंग वर्ड बोला, तो मुझे लगा कि शायद इनको इंटरेस्टिंग लग रहा है ये केस, एंड दे माइट कंसिडर इट. तो खैर उन्होंने, रोहिंटन जी ने बोला कि मेरे लॉयर को बताया, माय लॉयर्स नेम इज देवांश मोटा, extremely intelligent and diligent lawyer, very young lawyer, and extremely diligent, and I'm really, and I can't even tell you how much in detail he had worked on this case, right? So I'm really thankful to him for that. So anyway, so he told Mr. Mota, we will admit the case and your case will be heard on, and he gave us a date, right? So then Mr. Mota told him, sir, this is already in NCLT and this is being argued there, so could you please advise them to hold? So he again fired back at Mr. Mota. When it has been admitted in the Supreme Court, no other court can hear this case. So please, only you can also inform them. I do not have to send them a formal notice. Right? तो आप ये समझे, मतलब
सुप्रीम कोर्ट में जाना जो है एक अलग ही एक अलग ही उसमें होता है। तो खैर एनीवे, जिस दिन हमारा, फिर मैं आपको आगे की इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग है जी। कि जिस दिन हमारा आना था हियरिंग के लिए, जो डेट थी, उससे पहले मेरे कुछ एक फ्रेंड हैं जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं एक्सेट्रा, तो मैंने उनको बताया था कि भाई मेरा आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में केस एंड दिस इज द केस एंड एक्सेट्रा। So he told me you have to be ready because ready with your arguments, very short arguments and etc. Because you know ये hearing जो है ना वहाँ पे 30 seconds की होगी, 1 minute की होगी, 2 minute की hearing होगी. They will not give you more time because Supreme Court के पास इतने cases होते हैं, फिर आप फटाफट अपने points रखिएगा, अपने को बोलिएगा फटाफट points रखिए और 2 minute में present करे, 2 minute में opposition वाला करेगा and मामला खत्म and then you will give the judgment, right? तो आई वॉज रेडी फॉर दैट। हमारा केस जो है वो कुछ 11 बजे के लिए लिस्टेड था मॉर्निंग में, और मैंने तो अपनी शाम की फ्लाइट भी बुक करा ली थी कि 11:30 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। तो जब हमारा केस आया तो उन्होंने मेरे लॉयर को बोला कि मिस्टर मोटा प्लीज जस्ट वेट, आई वांट टू हियर अ फ्यू मोर केसेस, वो मैं सुन के फिर आपका सुनता हूँ। तो मुझे लगा कि अरे यार ये शायद बहुत ही अनइम्पोर्टेंट केस है, इसलिए इन्होंने इसको पीछे कर दिया रखा है। हाँ। तो खैर जब हमारी बारी आई तो हमारे लॉयर ने प्रेजेंट करना शुरू किया एंड यू कैन यू इमेजिन हमारा लंच हो गया। लंच के बाद उन्होंने कहा प्लीज, जजेस ने बोला कि मिस्टर मोटा प्लीज कम बैक आफ्टर लंच एंड वी वांट टू हियर फर्दर। हमारा उस दिन पूरा शाम तक केस चलता रहा। शाम को उन्होंने फिर बोला मिस्टर मोटा दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, प्लीज कम बैक टुमारो मॉर्निंग एंड वी वुड वांट टू कंटिन्यू हियरिंग इट। अरे तो मैंने फटाफट अपनी फ्लाइट की टेंशन करी और नेक्स्ट डे हम लोग फिर पहुंच गए वहां पर। अगेन द जज एक्चुअली सेड कि मुझे 2-3 केसेस सुनने दीजिए, देन आई वांट टू लिसन टू यू। आराम से टाइम देंगे आपके केस को, आराम से टाइम देंगे, इसलिए उन्होंने उसको थोड़ा पीछे किया और फिर उन्होंने जो सुनना शुरू किया। वन फुल डे अगेन वी आर प्रेजेंटेड अ केस एंड देन उसके बाद उन्होंने ऑपोजिशन वालों को फिर एंड में थोड़ा सा टाइम दिया। But by that time, of course, the judges had realized that who was in the right and who was in the wrong, etc. But the most important thing which happened was that because of our case, आपको ये बताता हूँ मैं, बहुत interesting सा जो बाद में judgment आया, which was in our favor, and the judgment also basically said कि आपको एक ये बहुत interesting minor से change करना है in the constitution and the code, is that कि instead there was a word in a sentence and, right? So they said that you have to remove the word and you have to replace it with or, right? Yeah. But इतना छोटा सा एक word change करके जो पूरा sentence का meaning change हुआ, and that gave us so much power and so much validity in the whole code and etc. that आप मानेंगे नहीं कि हमारा जो केस है, it was among the first cases about IBC, about NCLT and etc. And till date our case is referred to by various law schools and it is studied in various law schools and etc. That how that case was fought and how the minor change brought it a mega impact. Absolutely. आपको मैं ये बताऊं कि मैंने प्रोफेशनल लाइफ में चाहे जो अचीव किया, नहीं किया, जो भी किया वो किया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का केस जीत के स्पेशली, और जो मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक माइनर से चेंज ला पाया, दिस हैज बीन द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ एवर। तो आई थॉट कि मैं ये ज़रूर आपको बताऊं, आपके दर्शकों को बताऊं, बिकॉज सबसे बड़ी लर्निंग ये आई कि कोर्ट से ना डरो मत। सही बात। अगर तुम सही हो ना तो कोर्ट्स के पास जाओ, एक कोर्ट में हारोगे दूसरे कोर्ट के पास जाओ, दूसरे कोर्ट से हारोगे तीसरे। आज की डेट में ना प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो जितनी भी जनता है वो सब बेचारे कोर्ट कचहरी से इतना घबराते हैं, इतना डरते हैं कि वो सोचते हैं कि यार कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाएगा। बट मैं सिर्फ ये एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आप सही हो रहा, आप सही चीज के लिए लड़ रहे हो तो छोड़ो मत उसको, कोर्ट के पास जाओ, आगे तक जाते रहो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको न्याय जरूर मिले। तो दिस इज अ स्मॉल मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव टू एवरीबडी। और जब तक आप वहां जाओगे नहीं ना, आप समझोगे नहीं कि क्या है वो चीज। मतलब मैं तो एक छोटे से केस के लिए भी एक कोर्ट में गया हूँ, जो कि मेरा वो ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया।
राइट। ओके। और मुझे ये बताया गया, मेरे को वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे उन्होंने बताया कि ये कई साल पहले की बात है कि इसमें तो बहुत बड़ा फाइन लगेगा, बिकॉज आई वाज टॉकिंग ऑन द फोन व्हाइल ड्राइविंग। ओके। ये बहुत बड़ा फाइन लगेगा, 5,000 रुपए का फाइन लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। अगर ही बेसिकली वांटेड कि मैं उसको उसी समय 500,000 रुपए दे के और रफा दफा करूं। बट आई टोल्ड हिम, बाय दैट टाइम आई हैड दिस सुप्रीम कोर्ट का Confidence. मैंने कहा कि अगर आपको कोर्ट में लेके जाना है, प्लीज आप कोर्ट में लेके जाओ, आप मेरा लाइसेंस जब्त कर लो, मैं कोर्ट में जाऊंगा। एंड कैन यू इमेजिन, आई वेंट टू द कोर्ट और वहां पे मुझे उस समय एप्लीकेबल फाइन वाज 100 रुपीज। ओके। सिर्फ 100 रुपीज मैंने भरा, मुझे वार्निंग मिली और मैं अपना लाइसेंस लेकर आ गया। इमेजिन अगर मैं उस समय उस दिन उसकी बातों में आ गया होता तो 500,000 रुपए दे रहा होता, ये कर रहा होता, वो कर रहा होता, जस्ट बिकॉज मैं कोर्ट कचहरी से डरता हूँ। सही बात। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी चीज के लिए डरिए मत। अगर आप सही हैं तो जाइए और अप्रोच करिए, वो कहीं ना कहीं नया है, आपको जरूर मिले। So that I thought I should share with you, which could be very, very, inspirational for many people. And law आपके घबराने के लिए नहीं है, law आपकी सहायता के लिए। चाहे वो किसी राइट, इंसाफ चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट, इंसाफ जो है ना और जो कानून है वो आपकी सहायता के लिए है। आई एम अ वेरी वेरी पॉजिटिव बिलीवर इन दैट। राइट, काफी सही। तो ये तो आपने आपका प्रोफेशनल जो जर्नी रहा है और ये जो अनप्रोफेशनल जो आपका एक इंसिडेंट रहा है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब कुछ ज़्यादा ही। और बट सर आपको एंटरप्रेन्योर बनने का ये कब से आया, कि कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर बनने का कीड़ा कब से आया? लाइक अच्छा खासा कर रहा था, आपने बड़े बड़े स्टार्टअप्स के साथ काम किया। यस 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 यस, वो इंसिडेंट यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने वो बिल्कुल सही पकड़ा कि मेरा तो शुरू में यही प्लान था कि मैं एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल रहूँगा और मेहनत से काम करूँगा कंपनीज में, एंड आई विल राइज, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग इन माय करियर आल्सो। तो इन फैक्ट इन जी आई वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट एवर, एंड जब जी पहली बार पब्लिक गया इन लेट 90s एंड एटसेट्रा, तो उन्होंने जो वो एनुअल रिपोर्ट प्रिंट करी, उसमें अपार्ट फ्रॉम द फाउंडर्स एंड द सीईओ एंड एमडी उसके अलावा सिर्फ 2 और लोगों का नाम मेंशन था, which was me and one more person. So it was a very interesting career journey in that way, and then of course I became a young CEO also when I joined Netcore and etc. In fact, मेरे professional life में it has always been this way that the people who have reported to me mostly have always been older than me and more experienced than me. But somehow the entrepreneur always had that trust and confidence in me to give me those responsibilities and etc. So you're absolutely right. My professional career was very satisfying and no complaints there and etc. लेकिन आप ये देखिए कि मैं लाइफ लॉन्ग, जैसे मैंने आपको बताया, आई वर्कड ओनली विद एंटरप्रेन्योर्स, राइट? कहीं एक वो जो कीड़ा आपने बोला ना, वो कीड़ा कहीं जन्म ले चुका था after working with these entrepreneurs and finding it to be so exciting, working with these entrepreneurs and etc. आपको मैं सही मायने में बताऊं that I have never missed working with MNCs, right? Because एक आप entrepreneur के साथ जब आप काम करेंगे ना, you will realize कि once the entrepreneur trusts you and has the confidence in you कि आप deliver करोगे या whatever, then वो ये नहीं सोचता है कि आप कितने old हो, young हो, क्या हो and क्या नहीं हो, right? He continues to give you opportunity after opportunity after opportunity, right? And he allows you to make mistakes, and he gives you the confidence that I am behind you. आप mistake करते हो, कोई बात नहीं, बट ट्राई करो, आप रिस्क लो, ट्राई करो, डिसीजन लो, सब करो। मतलब आपको मैं ऐसा इंसिडेंट बताऊं कि एक बार मतलब इतना ट्रस्ट कि एक बार मैं वही सुभाष चंद्र का जो है एक मीटिंग हमारे नेबरिंग कंट्री के प्रेसिडेंट से फिक्स हुई। ओके, अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, और वो बहुत मुश्किल से फिक्स हुई। कई लोगों ने वो करके, क्योंकि हम उस कंट्री में ZTV लॉन्च करना चाहते थे, तो उनके प्रेसिडेंट से और सुभाष चंद्र की मीटिंग फिक्स हुई।
अब जिस दिन उनको जाना था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, उस दिन रात में वो मेरे को बोलते हैं कि अभिजीत मुझे लगता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, आप चले जाइए मीटिंग के लिए। मैंने कहा सर वो कंट्री के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग फिक्स हुई है और आपके फिक्स हुई है, आप मतलब इतना आई एम सो ऑनर्ड दैट यू ट्रस्ट मी सो मच, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू कैन नॉट। सो तो मैंने खैर उनको फोर्स किया कि नहीं आप ही जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। But the point that I wanted to make, the amount of trust that an entrepreneur has in you, and I really used to like that because my learning, मैं आपको seriously बता रहा हूँ, उसी वजह से हुई। My risk taking capability happened because of that, right? तो वो जो एक कीड़ा जन्मा ना, वो तब से जन्मा, हाँ वही तभी से उसका जन्म हो गया था। और जब एक फाइनल नेल इन द कॉफिन मैं आपको बताता हूँ कब आया, I finally decided to turn an entrepreneur, was जब मैं नेटकोर में था। और नेटकोर में राजेश जैन जो मैंने फाउंडर के बारे में आपको बताया, he used to invest in a lot of startups और I used to help him in managing those startups also. तो मैं जो है वो कई यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ I used to meet, फिर उनके साथ मीटिंग होती थी and I used to see their enthusiasm, excitement, risk taking and wanting to do something and never fearing failure, right? I'm telling you, जब भी मैं इन बच्चों को देखता था ना तो मुझे लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, why am I not doing and building something, right? तो वहां से वो जो है ना वो टर्निंग पॉइंट था फॉर मी कि यार उन बच्चों को देखकर I got so much inspiration कि यार I also have to do something on my own, and I'm so grateful to them that I ultimately turned an entrepreneur, and I've had a fantastic journey, both ups and downs, major downs also. मतलब कि कमाल के डाउन्स फेस करें, कमाल के फेलियर्स फेस करें, सब कुछ किया है। लेकिन अगर आज भी कोई मुझे बोले कि यार वी विल गिव यू these crores and crores of salary and you go back to reporting to somebody, I don't think अब मैं वो कभी भी कर पाऊंगा लाइफ में। अब तो मैं जिंदगी भर के लिए जो है वो एडल्ट्रेट हो गया। Okay. So that was the biggest turning point for me to become an entrepreneur. These youngsters actually inspired me. सही बात है। तो जैसे आपने कहा कि आपके जर्नी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो अपार्ट फ्रॉम वो सुप्रीम कोर्ट वाला केस, कोई ऐसा आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी का कोई इंसिडेंट जो लगा आपको कि यार अरे यार ये तो मतलब बड़ा मुश्किल है, बट उसको फिर कैसे आपने फेस किया? जी। तो अगेन आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसमें भी ये था कि जो एक चीज़ मैंने एंटरप्रेन्योर बनते ही दो चीज़ें रियलाइज करी, राइट? कि पहले जब आप महीने का एंड का इंतज़ार करते थे कि अब मेरी सैलरी आएगी, अब आप वो महीने का एंड फेयर करने लग गए बिकॉज आपको अब सैलरी पे करते हैं। Because I had employees and I had a fairly largest team and etc. तो एक तो ये बड़ा चेंज आया एंटरप्रेन्योर बन के। बट हाँ, वो जो एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी, I ultimately realized that as an entrepreneur and as a founder of a company, the buck stops with me. That was the biggest realization. क्योंकि क्या होता है कि अगर आप चाहे जी में थे या नेटकोर में थे या चाहे उन लोगों ने आपको फुल इंडिपेंडेंस दे रखी थी डिसीजन मेकिंग की, एंड यू वर टेकिंग द डिसीजन ऑल्सो, बट यू ऑलवेज न्यू कि अगर कुछ गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ भी हो गया तो अरे वो तो है पीछे में। बट एंटरप्रेन्योर बनते ही ना पीछे से सब सेफ्टी नेट गायब हो गया। सही बात। पता चला अब जब फॉल होगी तो वो मेरे को ही लगे और कोई नहीं है मेरे पीछे टू सपोर्ट मी। तो दैट वाज वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड। बट my training for so many years working with these entrepreneurs somewhere I think has psychologically prepared me to handle that also. Absolutely right कि अब जब decision ले लिया तो ले लिया, अब आगे देखा जाए। एकदम सही, काफी। तो this is where that was one of the biggest learning and the biggest thing that I had to handle। यार अब safety net नहीं रह गया। अभी बहुत अच्छा आपसे बातचीत चला और मैक्सिमम मुझे तो लगता है कि आधा से ज़्यादा हम लोग जब बात कर रहे थे तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप क्या पॉजिटिव साइड्स के बारे में ही बात कर रहे थे कि हाँ अच्छा लगता है काम करने में,
या ऐसे ऐसे स्टार्टिंग्स में हुई थी, बट एज यू नो कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड होता है और एक डार्क साइड भी होता है। तो जी हम लोग चाहते हैं कि आप वो एक डार्क साइड हम लोग के लिए बताएं कि क्या था वो डार्क साइड जो आपने प्रोफेशनल करियर में भी देखा और एक एंटरप्रेन्योर बनने के बाद भी देखा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, और आप कुरेद के मुझसे पूछे जा रहे हैं सारी internal secrets and etc. But I would love to tell you that the biggest thing which I don't like about myself after becoming an entrepreneur, right? The biggest thing which I hate about myself after becoming an entrepreneur is that I have become very stingy and selfish. कि मुझसे जो है ना अब पैसा इतने आसानी से नहीं दिया जाता। मैं छोटी छोटी चीज़ के लिए लड़ता हूँ, छोटी छोटी चीज़ के लिए नेगोशिएट करता हूँ, छोटे छोटे अमाउंट को मैं जो है वो डिले करता हूँ कि जब तक ना देना पड़े तब तक ना दूँ, क्योंकि मेहनत दूसरा मैं एकदम सेल्फिश हो गया। हाँ, बिकॉज मेहनत का पैसा है, बहुत मेहनत का पैसा है, वो मैं नहीं छोड़ सकता। और जहाँ तक हो सके आई वुड लाइक टू कि मैं उसमें से जितनी वैल्यू निकाल सकूँ उतनी वैल्यू निकाल। और दूसरा, लाइक आई टोल्ड यू कि आई बिकम सेल्फिश, कि अब हर चीज में ये दिखता है कि मेरा इसमें क्या फायदा, मेरा रादर मेरी कंपनी का, राइट। इट्स नॉट अबाउट मी बट इट्स अबाउट द कंपनी, कि हाउ विल द कंपनी बेनिफिट आउट ऑफ दिस इज व्हाट आई एम ऑलवेज लुकिंग एट। चाहे जिसके साथ भी डिस्कशंस हो, नेगोशिएशंस हो, जो भी हो, आई हैव बिकम एक्सट्रीमली सेल्फिश। लाइक अर्लियर व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कंपनी, शायद मैं थोड़ा सा और लीनियंट होता इन माई नेगोशिएशंस एंड एक्सेट्रा। और वो मैंने देखा भी था कि कई बार मैं जाके सुभाष चंद्रा या किसी को बोलता था कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, नाउ वी कैन नॉट, लेट्स गो अहेड एंड साइन इट। बट ही वुड कंटिन्यू टू पुश मी कि नहीं अभिजीत, अभी कुछ मज़ा नहीं आया, दिस इज नॉट अ गुड डील एट ऑल, राइट। तो वो चीज़ अब मैंने देखा है मेरे अंदर भी आ गई है। आई थिंक अब अगर कोई एक कलर्ड लेटर हेड यूज करेगा टू यू नो टेक अ स्कैन एंड ईमेल इट टू समबडी, तो मैं भी शायद उसको झाड़ दूंगा कि यार ये पैसा नहीं लगेगा। So like I said, I have become a little stingy and selfish, which I think I was not earlier. सर, डार्क साइड की जब बात हो रही है तो एज अ स्टूडेंट मैंने भी देखा है कि स्टूडेंट्स के लिए एक डार्क साइड जो चीज़ था वो एक पॉजिटिव वे में वो लोग ले रहे हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो डार्क साइड है, बट एक काइंड ऑफ होता है ना इल्यूजन टाइप का। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि जब से कोविड आया है तब से ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा जगह वही चीज़ हो रही है। इनफैक्ट ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी होने लगी है। वहाँ पर चीटिंग जो करते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो प्रेजेंट होके करते हैं, ऑनलाइन में ज़्यादा हो रही है। बट उन्हें लग रहा है कि यार इजीली मैं पास हो जा रहा हूँ या इजीली जॉब इंटरव्यूज क्रैक हो जा रही है। बट क्या लगता है आपको कि क्या उस चीज़ की वजह से उनके फ्यूचर पे या करियर पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, या आगे जाके वो मैनेज कर देंगे? नहीं, आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट और अहम बात बताई कि ये जो चीटिंग है ना, और अगर आप ये देखें कि ड्यूरिंग कोविड जो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशंस वगैरह हो रहे थे, एक तो बच्चे जो चीटिंग कर रहे थे वो तो खैर है ही है। दूसरा एक सबसे बड़ी और मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल गलत चीज़ जो हुई वो ये थी कि उनके पेरेंट्स भी उनको उस चीज़ में हेल्प कर रहे थे, राइट। तो आप ये देखिए कि एक बच्चा सामने बैठ के एग्जाम दे रहा है और क्योंकि वो म्यूट पे है तो पीछे से पेरेंट जो है वो डिक्टेट करता था आंसर। पेरेंट का भी सिर्फ यही था कि बच्चे का सिर्फ मार्क्स आ जाए उस एग्जाम में किसी भी तरीके से। और आप ये देखिए कि इसके 2-3 इम्पैक्ट पड़ते हैं। पहला ये कि उसके बाद ना पेरेंट उस बच्चे को कभी नहीं बोल पाएगा जिंदगी में कि चीटिंग मत करो, राइट, क्योंकि उसने खुद ही हेल्प करी है। अच्छा, और साइकोलॉजिकल चेंज क्यों आया, ये चीज तो मैंने नोटिस नहीं किया। आपने सिर्फ ये इसलिए आया बिकॉज उनको लगा कि एग्जाम में मार्क्स आर द बिगेस्ट रियलिटी। So I can completely understand that it is, but it is only for a very short while.
क्योंकि जब आप रियल वर्ल्ड में पहुंचेंगे और रियल जॉब करेंगे और कुछ भी करेंगे, तो आपका फेलियर जो है, बिकॉज यू हैव नॉट गॉन थ्रू अ प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस और आपने हर जगह यही सीखा कि बस चीटिंग करके पहुंच जाओ, तो वो आपको थोड़े समय तक तो कहीं ना कहीं इधर उधर आपको वो कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली तो यू विल बिकम अ बिग बिग फेलियर। तो इसीलिए ये जो पेरेंट का भी प्रेशर फॉर गेटिंग मार्क्स एंड एक्सेट्रा हैज बीन द बिगेस्ट आई वुड से इवन मोर देन द चिल्ड्रन चीटिंग। राइट। पेरेंट्स की जो हेल्प करना बच्चों को ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एक्सेट्रा वाज इवन अ बिगर थिंग। तो इसमें तो मुझे वही लगता है कि एक्चुअली में मेरा तो ये कहना है कि ये जो एग्जाम होते हैं ना, वो एग्जाम इसलिए होते हैं कि आपको, ठीक है, आप मार्क्स स्कोर करते हो, उससे आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो या आपको उससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है या फिर जो भी है, वो एक तो एक चीज़ सही है। प्लस आपको एग्जाम के ड्यूरिंग और आपके परफॉर्मेंस से आपको एक्चुअली ये पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। राइट। अब आप सिंपल सी चीज़ है कि आप फिजिक्स में आपने चीटिंग कर ली क्योंकि वो आपका वीक सब्जेक्ट था और आपने चीटिंग करके बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, और आपका जो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसमें आपको उतनी चीटिंग करने की, आपने कोई चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन ऑब्वियसली उसमें आपके उतने मार्क्स नहीं आए क्योंकि चीटिंग करके आपने ज़्यादा मार्क्स लिए। अब एवरीबडी विल स्टार्ट पुशिंग यू टुवर्ड्स फिजिक्स एंड टुवर्ड्स इंजीनियरिंग। अरे यार तेरे तो फिजिक्स में इतने अच्छे मार्क्स है, अब तू इंजीनियरिंग कर। और बेचारा जो है वो इंग्लिश करके कुछ और करना चाहता था, कुछ और बनना चाहता था, लेकिन अब वो हो गया गलत रास्ते में पड़ ही गया। तो इसका ये मतलब होता है कि चीट करना जो है वो सिस्टम को नहीं, चीट जो है वो आप सिस्टम को नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है कि एग्जाम में चीटिंग करोगे तो एंड में नुकसान आपका ही होगा। आप ये गारंटी से ले लो, क्योंकि नाउ दैट आई हैव सीन लाइफ सो मच। तो कई बार जब हम बच्चों को रिक्रूट भी करते हैं तो हमें दिखता है कि अरे यार इसने इतना अच्छा पढ़ाई करी हुई है, इतने अच्छे कॉलेज से करी है, और जब वो इंटरव्यू के लिए आता है, इंटरव्यू में भी किसी तरह से पास हो जाता है, लेकिन जब वो काम करता है तो एकदम क्लियर नजर आ जाता है कि कौन जो है वो बिल्कुल ही यूजलेस है। और फिर पता चल जाता है कि ये कैसे यहाँ तक पहुंचा हो। तो फिर तो क्या ये रियलिटी जो है, तो उसको निकाल देते। Who will sustain somebody like that? मतलब कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा ना, कभी ना कभी कहीं ना कहीं जिंदगी में वो पकड़ा जाएगा। It will ultimately lead to a tremendous failure। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते रहे, सपोज ये जो इंग्लिश वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, आप इंजीनियर करके कहीं नौकरी कर भी लिया और नौकरी करते रहे, लेकिन आपने एक जिंदगी बस दुखी आत्मा रहोगे, बिकॉज व्हाट यू वांटेड टू डू इन लाइफ यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग एल्स। जो आपको खुशी देता आप वो नहीं कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। सही बात। तो आई थिंक ये जो एक मेजर चीज है, लाइक आई सेड, कि आप चीट सिस्टम को नहीं करते हो। डोंट थिंक दैट यू हैव बिकम टू स्मार्ट एंड यू हैव चीटेड द सिस्टम, बट यू हैव एक्चुअली फोल्ड योरसेल्फ। ये तो उसी तरह, लेकिन जैसे मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि एज अ मैं स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादातर रहता हूँ तो मुझे उनका माइंडसेट पता है कि उन्हें पता रहता है कि आज न कल तो मैं कहीं ना कहीं पकड़ा जाऊंगा कि अरे यार ये चीट करके मार्क्स लाया या ये चीट करके इंटरव्यू। तो लेकिन वो सोचते कि तब तक तो कुछ तो मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं प्रिपेयर कर लूँगा। वही पीपल हैव वेरी शॉर्ट विजन। उनको सिर्फ आज का है, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, which is the problem, which is what we have to tell a lot of these students। यार इस बार फेल हो गए तो अगली बार आप मेहनत करके पास हो गए तो you will become a much stronger person and your life, I can tell you, is going to be far more successful as a person who pursued English rather than engineering, because वो आपका passion। You will be far more happier in life। It's something that I would love to convey to these young। टेम्परेरी सिर्फ आज के एग्जाम का मत सोचो कि आज मार नहीं पड़ेगी बिकॉज आप फेल हो गए या कुछ हो गया या व्हाटएवर। और ये मैसेज मैं पेरेंट्स को भी देना चाहता हूँ, नॉट जस्ट द स्टूडेंट्स, सबको देना चाहता हूँ कि भाई ये चीज जो है ना, अगर हमारे उससे निकल जाए कि बस मार्क्स इज द बिगेस्ट रियलिटी, नो इट इज नॉट। द ट्रूथ इज नोइंग योरसेल्फ एंड व्हाट योर पैशन इज फार मोर इम्पोर्टेंट and then pursuing your passion। I too will tell every youngster to pursue your passion, not the passion of somebody else कि वो इंजीनियर बन के कितना अच्छा पैसा कमा रहा है तो मैं इंजीनियर बनता हूँ। राइट।
बल्कि आप अपना पैशन जो है परस्यू करो एंड यू विल बी फार मोर हैप्पियर देन द पर्सन हु एक्चुअली जबरदस्ती इंजीनियरिंग करके और पैसा तो कमा रहा है लेकिन सारा टाइम दुखी रहा है। राइट राइट। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। या बट अब मैं फिर से वही चीटिंग की तरफ में आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें जो जी मैं भी चाहता हूँ शेयर करना। जैसे एक पहले जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के क्या सीन थे, ऑफ कोर्स वहाँ पे भी कुछ बच्चे पढ़ के आते थे, कुछ बच्चे चीट्स लेकर आते थे, बट वहाँ टीचर्स, स्कूल या जहाँ पे भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि अगर कोई चीटिंग करने की नीयत से आया है तो उन्हें करने ना दिया जाए। तो क्या अभी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ एक्सपेक्ट करना कि कोई चीटिंग ना करे, इससे बेटर ये नहीं होगा कि हम कुछ ऐसा ही एक सिस्टम रेडी रखें कि चीटिंग कम से कम हो? क्या ये एक सोल्यूशन? हाँ, बहुत मतलब कि ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली जो मेरा लाइन ऑफ थिंकिंग है, पैशन है, एंड लाइन ऑफ माय प्रोफेशन आल्सो व्हिच इज शिनकन, जो मेरी कंपनी है, इज एग्जैक्टली वर्किंग ऑन दैट। एंड we have developed a very, very robust proctoring tool, which is basically also an invigilation tool for online examinations and also for offline examinations, where we can put up 2 cameras in the room and we can monitor everybody and every movement. अब ये जो सिस्टम है जो हमने क्रिएट किया है ओवर many years of work and टेक्नोलॉजी जो डेवलप करी है, उसमें आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली कंफर्म टू यू कि ये जो हमारा सिस्टम है वो एक फिजिकल इन्विजिलेशन, तो ये जो हमने सिस्टम बनाया है वो इज नॉट ओनली एज पावरफुल एज अ फिजिकल इन्विजिलेशन, बट इट इज एक्चुअली मोर पावरफुल देन दैट। और मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। बिकॉज कई बार क्या होता है कि फिजिकल इन्विजिलेशन में ह्यूमन इनकन्सिस्टेंसीज आ जाती है। कहीं पे कोई इन्विजिलेटर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, कहीं पे कोई बहुत लीनियंट होता है, तो एक वो अनफेयर सिस्टम बन जाता है। राइट। कि जिसके में बहुत स्ट्रिक्ट आ गया, वो वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर पाया, जहाँ पे थोड़ा सा लीनियंट है वहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया। सो विच इज़ वेयर देन टेक्नोलॉजी इज एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट, मतलब वो जैसा आपके साथ है वो वैसे ही हर एक के साथ। So, which is where we believe that technology can actually bring in that consistency and uniformity and credibility in a secure platform. So that is why we worked very hard in Shinkan to create a platform like this, जो कि बहुत ही robust हो, और आज I can very proudly tell you that it is as robust and if not more robust than a physical invigilation. So this is what we have been able to create. और जब हम ये धीरे धीरे अब हम कई colleges के साथ, कई institutes के साथ, कई ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर्स के साथ एंड एटसेट्रा अब हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एंड दे आर फाइंडिंग इट एक्सट्रीमली यूजफुल बिकॉज इट इंश्योर्स एब्सोल्युटली फेयर एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म। काफ़ी सही चीज़ कहते हैं। जस्ट अभी आपसे बात करते करते वो चीज़ मेरे माइंड में है कि, और आप वो चीज़ ऑफ कोर्स आप इतने सीनियर हैं, आपसे बेहतर और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि आपने जब एक 500 रुपये का चालान काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, तो इंसाफ एग्जाम्स में नहीं, वो 500 रुपये का चालान काटने के लिए मैं छोटे से कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट तो मैं खैर अपने दूसरे वो IBC वाले के लिए गया था। 500 रुपये के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। अगर 500 रुपये के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाता तो वो डेफिनेटली बाहर फेंक देते। तो शिंकन क्या सिर्फ एक, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है मुझे कि क्या एक कॉलेज और ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए हो रहा है, या क्या इसका अल्टीमेट एम क्या है? मतलब थोड़ा तो अल्टीमेट एम इसका यही है। हाँ, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये एक ऐसा AI बेस्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसमें वी यूज द वीडियो ऑडियो फीड whether from your laptop, from your mobile device, or by installing a camera inside an examination center. तो हम वो वीडियो फीड को लेकर and we basically फुल्ली इन्वेस्टिगेट कि अगर वहाँ पे कोई चीटिंग कर रहा था कि नहीं कर रहा, राइट। और इसमें मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि हम what we monitor is not just the physical movements of the candidate, but हम उसके emotions और expressions को monitor करते हैं। That is what we study. Because जब एक कैंडिडेट को चीटिंग करने की कोशिश करता है तो वो शायद अपने फिजिकल मूवमेंट्स को काफी कंट्रोल कर लेता है, राइट, लेकिन उसके जो एक्सप्रेशंस और इमोशंस होते हैं ना, दे गिव अवे। परफेक्ट।
तो ये हमारा प्लेटफॉर्म इज बेस्ड ऑन दैट एंड दैट इज द टेक्नोलॉजी दैट वी क्रिएट। और सबसे इम्पोर्टेंट ये लाइक आई सेड कि ये कंसिस्टेंट प्लेटफॉर्म, डिजिटल मूवमेंट प्लस ऑल ऑफ दिस इज व्हाट वी मॉनिटर एंड दैट इज हाउ वी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ऑपरेटर इन द मार्केट। एंड हम लोग जो है ये बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के लिए वी डिप्लॉय एंड दैट कैन एक्चुअली सिग्निफिकेंटली चेंज द होल जो ये एग्जामिनेशंस का एक है काफ़ी बड़ा कि एग्जामिनेशंस में बहुत चीटिंग होती है, या फिर छोटे शहरों में काफ़ी चीटिंग होती है, वहाँ के सेंटर्स में बहुत चीटिंग होती है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत चीटिंग होती है या व्हाटएवर। तो अगर हम ये सिस्टम्स लगाएं तो हम लोग इस चीज़ को बहुत उस तक कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड एक बार हम एलिमिनेट कर देंगे तो देयर विल बी कंप्लीट फेयरनेस इन एजुकेशन, जो कि आज की डेट में थोड़ा मिसिंग हो जाता है, थोड़ा सा डाउटफुल है एक्सेट्रा। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम ये एलिमेंट को मिस आउट करें, बिकॉज हमारे हिसाब से आप ये देखिए कि लोग एक्चुअली जब एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो दे से कि एजुकेशन में कंटेंट क्या है, भाई क्या पढ़ा रहे हो आप, क्या किताबें हैं एक्सेट्रा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप एग्जाम्स लेते हैं टू एसेस और व्हाटएवर, और जिसकी वजह से एक बच्चे की लर्निंग पर इम्पैक्ट होता है। हमारे हिसाब से एक्चुअली ये थोड़ा उल्टा है, रिवर्स ऑर्डर में, कि अगर आपके एग्जाम्स में ये प्रॉक्टरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आपका एग्जाम जो है वो सेफ और सिक्योर नहीं होगा, क्रेडिबल नहीं होगा। अगर बच्चे को मालूम है कि वो सेफ और सिक्योर नहीं है तो वो लर्निंग नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि वो एग्जाम में चीटिंग कर लेगा, और अगर वो लर्निंग नहीं होता तो मतलब कि उसकी एजुकेशन नहीं हुई। तो एक्चुअली में आप ये देखें ना तो इन्विजिलेशन इन टर्न इम्पैक्ट्स द एंटायर एजुकेशन। तो हमको हर तरीके से देखना चाहिए कि हम उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं अगर हमें अपने देश के एजुकेशन को जो है इम्पैक्ट। काफ़ी सही, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा इम्पैक्टफुल कॉज पर आप लोग शिंकन काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि पूरे इंडिया में हर एक कॉलेज में, हर एक इंस्टीट्यूट में और हर एक एग्जामिनेशन सेंटर पे शिंकन द्वारा एग्ज़ाम्स या जो भी इंटरव्यूज़, जो भी असेसमेंट होते हैं, वो इंसाफ की तरह एक बराबर सबके साथ किया जाए। बहुत अच्छा आपने उसका एनालॉजी दिया है कि इंसाफ की तरह एक बराबर सबके लिए हो। अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये लाइन यूज़ करना चाहूँगा अपने इसमें कहीं ना कहीं। थैंक यू, बट दैट्स अ वेरी नाइस एनालॉजी जो आपने दिया। मैंने आज तक नहीं सोचा था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे लीगल सिस्टम में, जस्टिस सिस्टम में बहुत विश्वास है अपने देश के, तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दैट। भाई वो लॉ की तरह इट हैज़ टू बी, जस्टिस सिस्टम की तरह इट हैज़ टू बी सेम फॉर एवरीबडी। एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स हैं वही तो आगे आने वाले इंडिया का फ्यूचर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर अभी वो, अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमारे पूरे पॉपुलेशन को जो है वो नॉट कि सिर्फ 100% लिटरेसी है, बट एक्चुअली 100% एजुकेटेड है। अभी हम एजुकेटेड का मतलब सिर्फ ये सोचते हैं कि 10वीं पार कर ली, 12वीं पार कर ली, कॉलेज कर लिया, ग्रेजुएट हो गए। नो, दैट इज नॉट एजुकेशन, यू आर नॉट एजुकेटेड। इसीलिए हमारे देश में आज की डेट में बहुत सारे एजुकेटेड अनएजुकेटेड लोग हैं। राइट, एजुकेटेड तो कहलाते हैं लेकिन वो एक्चुअली में अनएजुकेटेड। एक एग्जाम्पल कि जैसे कई जगहों पे आप देखोगे बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो किसी भी कॉलेज में जाके और एडमिशन लेते हैं, और फिर वहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या होता है, और फिर किसी भी तरह का एग्ज़ाम कंडक्ट करके और वो वहाँ से पास करके और उनको ग्रेजुएशन मिल जाती है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि आज की डेट में भारत में 47% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। वो अनएम्प्लॉयड क्यों है? कि नॉट दैट कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है आज के दिन में देश में। देश इतनी तरक्की कर रहा है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट वर्थ एम्प्लॉइंग बिकॉज दे डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। मे बी नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम। मैं 47% आप मुझे बताइए क्यों अनएम्प्लॉयड? लार्जली इट इज बिकॉज दे आर अनएम्प्लॉयबल।
तो वो एक मेजर इम्पैक्ट उस चीज़ का आता है, एंड दैट समथिंग नीड्स टू चेंज। कि अगर मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ कि जब मैं इतने सारे बच्चों से मिलता हूँ जॉब्स के लिए एटसेट्रा, तो वो इंटरव्यू लेते समय ही पता चल जाता है कि यार इसका सर्टिफिकेट का जो ये सर्टिफिकेट अपने रिज्यूमे में लिखता है उसका कोई मायने है नहीं। इतना तो एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ। बहुत दुख की बात है, बिकॉज उस बच्चे ने कितने साल लगाए होते हैं अपनी ग्रेजुएशन करने में, उसके पेरेंट्स ने कितना पैसा खर्चा किया होता है, बट जस्ट बिकॉज द सिस्टम इज अनफेयर, कहीं पे वो भरपाया कर रहा होता है अनफेयर सिस्टम। बहुत दुख की बात। खैर आप तो इतने बहुत नहीं, इसको बदलना है, इसको बदलना है, डेफिनेटली बदलना है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप बदल देंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। कोशिश तो डेफिनेटली करूंगा, कहाँ तक बदल पाता हूँ, कितना बदल पाता हूँ, उसमें आप सब जैसे लोगों का साथ भी चाहिए होगा कि जहाँ पे आप इस मैसेज को और आगे बढ़ाएं, सब कुछ करें एटसेट्रा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं डेफिनेटली आप लोगों को चाहिए ही रहेगा। आप लोग यंगस्टर इनसे समझ सकते हैं, आप लोग ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने और यंगस्टर्स के साथ। मैं जब बोलूँगा तो लगेगा कि पता नहीं कौन आके ऐसी ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन जब आप लोग कन्वे करेंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होगा। नहीं सर, बिल्कुल हम अच्छे चीज़ के लिए ऑफ कोर्स सबको आगे बढ़ना चाहिए, और जहाँ इंसाफ होता है वहाँ पर ऑफ कोर्स अच्छाई बरकरार रहती है। राइट, श्योर, एब्सोल्युटली। थोड़ा सा सर माहौल बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया तो हल्का लाइट करते हैं। बिल्कुल राइट, तो आप तो सर खुद एक रोल मॉडल की तरह है, आपका लाइफ इतना अच्छा अप्स एंड डाउन्स और बड़े बड़े लोगों के साथ जो आज काफ़ी ये। सर आपका रोल मॉडल क्या रहा है सर, मतलब कौन है? और एक चीज़ सर, क्या सर जी टीवी में सर जो सुभाष जी है उनके तो शाहरुख खान बेस्ट फ्रेंड, आप मिले कभी शाहरुख खान से? जी मैं मिला शाहरुख खान से, मैं शाहरुख खान के घर भी गया हूँ और उनके हाँ तो मैं उनके घर भी गया हुआ हूँ। बहुत बड़ा कई सारे अच्छा इज अ वेरी वेरी नाइस जेंटलमैन, वेरी डाउन टू अर्थ। जो सब आप सुनते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हैं, एंड वेरी नाइस पर्सन। सर आप अपने इंसिडेंट बताइए, शाहरुख खान के साथ मिलना कैसा था एक्चुअली? तो हमारा ऐसा हुआ था कि हम लोग जी टीवी में एक प्रोग्राम प्लान कर रहे थे। तो जब ये हमारा केबीसी लॉन्च हुआ था स्टार पे, और उसके बाद स्टार ने कुछ हिंदी प्रोग्राम्स लॉन्च करे, तो जिसका इम्पैक्ट बहुत मेजर पड़ा जी पे, जी की व्यूअरशिप पे बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ा। उस समय जी वेंट डाउन सिग्निफिकेंटली, एंड तब हम लोगों ने भी जो है काउंटर प्रोग्राम सोचा था कि हम लोग एक काउंटर प्रोग्राम केबीसी के टाइप लॉन्च करेंगे एटसेट्रा। तो हम उस सिलसिले में उनसे मिलने गए थे कि विल ही एग्री टू होस्ट दैट प्रोग्राम। तो उस सिलसिले में उनके साथ काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ, चर्चा हुआ कि क्या प्रोग्राम है, क्या है, कैसा है। तब उनसे मुलाकात हुई थी और उनके घर गए थे, उन्होंने वहाँ पे इनवाइट किया हमें, तो गए थे, वो घर पे बैठ के काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ, तब मुलाकात हुई थी उनसे। काफ़ी से अच्छा लगा। भूले नहीं, बहुत 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 अच्छे इंसान है वो, बहुत डाउन टू अर्थ है, और जब आप उनसे पर्सनली मिलते हैं तो कहीं वो सुपरस्टार वाला तो झलक भी नहीं आती है। ही इज़ लाइक एनीबडी एल्स, एंड कई बार तो उतने ही शर्मीले हैं जो वो कई बार बोलते भी हैं कि वो काफ़ी शर्मीले किस्म के हैं। ये अगर उनकी ज़्यादा तारीफ कर दो तो थोड़े शर्मा जाते हैं। तारीफ तो काफी करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो सॉरी मेरा एक अंदर का जान गया था। तो या कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो यस जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है, बहुत कुछ सीखने को उन लोगों से मिला है, बहुत कुछ उन लोगों से सीखने को मिला है। लेकिन जहाँ तक मेरे रोल मॉडल का सवाल है, मैं ये कहूँगा कि मुझे जो मैं भी बिजनेस क्रिएट करना चाहता हूँ वो ऐसा बिजनेस क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें ना मास इम्पैक्ट, देयर इज अ मास इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस दैट आई क्रिएट, एंड इट कैन एक्चुअली solve some of the social issues and whatever and etc. But more importantly, like I said, कि mass impact होना चाहिए उस चीज़ का, and
जो लोग मेरे साथ काम करें, दे शुड बेनिफिट एज मच फ्रॉम द सक्सेस ऑफ जो भी हम लोग कर रहे हैं, उसके सक्सेस से वो लोग भी उतने ही बेनिफिट करें, जिससे सब लोगों की जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है वो उस बिजनेस में हमेशा कि वहाँ काम करने में जो मज़ा आता है ना, एक्सेट्रा। और भाई हम लोग जितना भी सक्सेसफुल रहे, इवन मॉनेटरली, लाइक आई वाज सेइंग, कि वो आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद मेनी पीपल। एंड मेरे बहुत एस्पिरेशंस भी हैं कि अगर जब मेरे पास, अगर मैं सक्सेसफुल होता हूँ फाइनेंशियली स्पीकिंग, I have very large plans where I want to create very large social impact through some of the social projects which I have in mind. And मैं चाहूँगा कि अगर मेरे पास अपना हो सके जो मैं अपने ही खुद इन्वेस्ट करके उस चीज़ को कर सकूँ, तो I would need to do that. और इस सब चीज़ों में मेरे को जो एक अपने रोल मॉडल लगे हैं वो नारायण मूर्ति जो है। अब अगर आप उनको देखें कि उन्होंने शुरुआत से एक ऐसा इंस्टीट्यूट क्रिएट किया, इट इज़ नॉट जस्ट ए कंपनी एक्चुअली, जो उनकी इन्फोसिस है आज की डेट में भी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टेड कंपनी है that today it has become an institute, not just a very successful initial company or whatever. और आप देखेंगे कि उनके जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, एक्सेट्रा, उन्होंने सबको जो है अपने सक्सेस में भागीदारी बनाया, राइट। उनका ऐसा अप्रोच नहीं रहा है कि अगर ये कंपनी मैंने क्रिएट करी, ज़्यादातर मैंने क्रिएट करी है जो भी है, तो उसका मैं जो है हमेशा एक मेजर मेजॉरिटी शेयर होल्डर रहूँ। उन्होंने हमेशा ये देखा है कि बाकियों को मेजर बेनिफिट होना चाहिए, एंड ही हैज ऑलवेज वर्कड एज अ टीम, राइट। टीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अब जो उनका देखता हूँ कि अब उन्होंने इतने सारे सोशल उसमें इन्वॉल्व हुए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी फैमिली भी जो है वो भी सिमिलरली कर रही है। तो मेरे कहीं ना कहीं पे जो ये सारे एस्पिरेशंस हैं, तो अगर मैं एक इंसान में कहूँ तो वो नारायण मूर्ति हैं, जहाँ पे उन्होंने सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट किया, अपने टीम को साथ में लेके चले, टीम भी उतनी सक्सेसफुल है, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, नॉट जस्ट ए सक्सेसफुल कंपनी, एंड टुडे ही इज इन्वॉल्व्ड इन सो मेनी सोशल थिंग्स एंड ही इज मेकिंग सच अ लार्ज सोशल इम्पैक्ट। तो अगर आप कहीं पे बोलेंगे तो यस, ही इज वन ऑफ दोस गाइस। एब्सोल्युटली सर, काफ़ी, इनफैक्ट मैं भी उन्हें बहुत एडमायर करता हूँ। लाइक मैंने सुना है कि इंडिया के जीडीपी चलने में इन्फोसिस का बहुत बड़ा हाथ है, काफ़ी। यस यस, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। यस बिल्कुल। तो सर एक चीज़ है जो, जैसे जी, आप और हमसे बेटर, लाइक अभी वो चीज़ जब हम डिस्कस करेंगे तो समझ आएगा कि एक जेन जी है और एक मिलेनियल है। yes. बट आपने दोनों टाइप के कस्टमर्स के साथ डील किया है, तो क्या डिफरेंस रहा है एज अ यूज़र बिहेवियर में? क्या डिफरेंस आपने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, कल के डेट में कोई स्टार्टअप करना शुरू चाहता है या कोई कर रहा होगा, तो उनके लिए बेनिफिट होगा जानना कि उनके एंड कस्टमर्स अगर जेन जी है तो उनका यूज़र बिहेवियर क्या था, बिल्कुल, और मिलेनियल्स क्या होता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मैं जी में था तब मास कस्टमर्स के साथ डील किया एंड मासेस के साथ डील किया एंड एक्सेट्रा, एंड उस समय भी हर तरह के कंज्यूमर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा थे। इनफैक्ट हमने जी टीवी जो है वो एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स के को अट्रैक्ट करता है, और बाद में जब मैं डिजिटल में गया तो एक डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है कम्प्लीटली। और आज जब मैं एजुकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट सेगमेंट के बारे में बात करता है। तो जो मैंने देखा कि एक तो सबसे पहली चीज़ मैं ये बताऊँगा कि ये जो पूरा यूथ सेगमेंट है, चाहे तब चाहे आज या व्हाटएवर, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस यूथ सेगमेंट से, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। बिकॉज ये लोग ना बहुत अवेयर हैं अपने सराउंडिंग्स में। अब उसका एक श्रेय डेफिनेटली जाता है कि भाई सोशल मीडिया और ये सब इतना अवेलेबल है आज की डेट में कि दे आर वेरी वेरी अवेयर, बट आई फील वेरी हैप्पी दैट दे हैव आल्सो हैव, कि उनको एक चाह है, ये जबरदस्ती के लिए नहीं कर रहे, वो उनमें एक चाह है और उसकी वजह से एक बहुत अवेयर है। और चाहे वो किसी भी टाइम में जेन जी को बोलो, चाहे आप किसी भी टाइम में आप बोलो, दे आर बहुत अवेयर। एक तो ये है।
दूसरा मैं ये देखता हूँ कि वो लोग ना सोशली बहुत कॉन्शियस है। दे आर कॉन्शियस अबाउट पोल्यूशन, दे आर कॉन्शियस अबाउट ह्यूमैनिटी, दे आर कॉन्शियस अबाउट बिहेवियर एंड एवरीथिंग एंड एटसेट्रा। दे आर अ वेरी वेरी कॉन्शियस लॉट। तो मुझे ये देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि फ्यूचर जो है अपना, राइट, वो बहुत अवेयर है और बहुत सोशली कॉन्शियस है। तो ये मुझे एक कॉमन फैक्टर लगता है। और जहाँ तक डिफ्रेंशिएशन की बात है, जो मुझे पहले लगता था, मैंने इनफैक्ट ये देखा था कि जो पहले वाला था ना, वो चाहता था, जैसे हम लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, बड़ा बड़ा मूवीज़ देखते थे, मूवीज़ अभी भी देखते हैं, लेकिन ये लोग जो है शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। इनको बहुत लंबे बड़ी बड़ी चीज़ें पसंद नहीं है। तो आज हमारा इंटरव्यू बहुत लंबा हो गया। आई डोंट नो कितने लोग देख पाएंगे, कितना पेशेंस होगा उनको देखने का। मैं तो बल्कि आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें ना बिट साइज इस इंटरव्यू को एडिट करके और बिट साइज करके प्रेजेंट करें, बिकॉज अब तब भी और अभी भी जो है वो पेशेंस नहीं रह गया है फॉर वेरी लॉन्ग सॉर्ट ऑफ थिंग। दे वांट इंफॉर्मेशन वेरी वेरी क्विक एंड इन शॉर्ट फॉर्मेट। राइट। एंड उनको डेटा और कंटेंट और इस सब का जो भी था, उस सब का एक शॉर्ट फॉर्म चाहिए। आज की डेट में मैं ये देखता हूँ कि एक तो दी पॉपुलेशन, दी यंगस्टर्स आर वेरी वेरी टेक्नोलॉजी सेवी, एक्सट्रीमली टेक्नोलॉजी सेवी। दे अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी एक्सट्रीमली फास्ट, एंड दैट इज वाई जो ये टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स हैं, वो जितने जल्दी अपने इनोवेशंस लाते हैं, these people are able to adapt it immediately, and they are able to take advantage of that very quickly. But एक जो मुझे चीज़ दूसरी नजर आती है, वो आज की जनरेशन है बहुत हरी में है, बहुत जल्दबाज है, बहुत जल्दी में है। ये भी आज हो जाना चाहिए, ये भी आज मिल जाना चाहिए, मुझे इमीडिएटली मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है, एक्सेट्रा। वो लाइफ को ना होलिस्टिकली नहीं देख, क्या ये जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि दिल हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि किस वजह से हो रहा है, लेकिन वो लोग बहुत जल्दबाजी में, ये मेरे पास आज अभी होना चाहिए, ये चीज़, ये मैं आज अभी कर पाऊँ, आज और अभी, ये इनका मंत्र रह गया। थोड़ा सा अगर ये लोग फ्यूचर देख पाए एक्सेट्रा, जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि ये लोग आज के मार्क्स के लिए चिंता करते हैं, आज मेरे एग्जाम में मार्क्स इतने आएंगे, आगे की फिर देख लेंगे। करेक्ट। तो ये जो एक थोड़ा सा अप्रोच है, वो थोड़ा सा उनको शॉर्ट टर्म बनाता है, थोड़ा सा विजन उनका शॉर्ट कर देता है एक्सेट्रा। तो मुझे लगता है कि ये लोग जो हरी में है, वो थोड़ा सा अगर इन लोगों को गाइडेंस मिले, तो आई थिंक अदरवाइज दे हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल। So this is the difference that I basically see in many others and etc. But it is like I always tell you that it is a inspirational generation जहाँ से I get a lot of inspiration and learning from this generation. सर हमारे इंस्पिरेशन आप है सर, आप है, आप जैसे जो भी फाउंडर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, उनको देख के ही हम लोग हरी में हो जाते हैं कि नहीं सर की तरह करने से। अरे आप उससे भी कहीं बड़ा करेंगे। बिल्कुल, बस आपका दुआ रहा तो। ऑफ कोर्स। तो हमारा ये इंटरव्यू काफ़ी बड़ा हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट हाँ बहुत लंबा हो गया। I'm so sorry कि मैं मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कैसे वक्त गुजर गया, लाइक इतनी अच्छी कन्वर्सेशन हो रही थी। बिल्कुल। तो बस ये एक हमारा एक सीरीज जो है नेक्स्ट बिग थिंग जी, तो उसका एक लास्ट क्वेश्चन से हम लोग कोशिश करते हैं हर एक इंटरव्यू को एंड करने का, कि जी आपको क्या लगता है कि कौन से इंडस्ट्री या कोई कॉन्सेप्ट या कोई स्टार्टअप या कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी आने वाले समय में द नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है? प्लीज। मेरा तो इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है, राइट। अगर आप हमारा देश का प्रोग्रेस देखें, राइट, जब से उसमें डेवलपमेंट शुरू हुआ है एक्सेट्रा, तो जैसे हम थोड़ी इन्फोसिस के बारे में भी बात कर रहे थे कि उसके जीडीपी की ग्रोथ में बहुत बड़ा हाथ है, देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ है, राइट एक्सेट्रा। राइट। तो अगर आप उस एरा को देखें, 80s में आया था ये इन्फोसिस, राइट, 1980s में। उस समय आईटी सेक्टर बहुत जोर पकड़ा था, ओके। काफ़ी सारी कंपनीज, एक बार इन्फोसिस के सक्सेस के बाद काफ़ी सारी कंपनीज ने आईटी सेक्टर में रखा, और जैसे आप विप्रो देखें, टीसीएस देखें, बहुत सारे जो है ये आईटी सेक्टर में काफ़ी। तो उस समय आईटी सेक्टर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग।
अगर आप 1990s देखें और अर्ली 2000 देखें तो वो इंटरनेट websites, right, they became very large, right, they started becoming very important, they started defining a lot of things for us, right. उसके बाद लेट 90s में और मिड 2000s एंड 2000s में प्राइमरली मोबाइल became very strong, right, मोबाइल बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आया, उसका रीच जो है वो गांव में पहुंचने लगा, लोग जो है वो कम्युनिकेशन कर पाए एक दूसरे से एटसेट्रा, तो मेजर ह्यूज नेक्स्ट थैंक्स टू रिलायंस, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद आप देखें 2010-11 के आसपास एंड व्हाटएवर, देन केम ई-कॉमर्स, कि आप कहीं से भी बैठ के कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, नाउ नथिंग इज नॉट अवेलेबल टू यू। अगर आप गांव में भी हैं, कहीं भी हैं, तो आपको आप ऑर्डर करें तो आपको मिल जाएगा। तो ई-कॉमर्स प्लेड अ बिग रोल, राइट। उसके बाद आया टुवर्ड्स डिमोनेटाइजेशन हमारा डिजिटल पेमेंट, राइट, कि आज की डेट में अगर आप देखें डिजिटल पेमेंट्स का क्या हाल हो गया, मतलब अब तो वॉलेट रखने की जरूरत ही नहीं, कैश रखने की जरूरत ही नहीं। एक केले वाला जो बेचता है केला भी, वो भी 20 रुपये जो है 10 रुपये जो है वो, बल्कि अब आप देखेंगे कि कई लोग जो वो भिखारी होते हैं, पैसा मांगते हैं इधर उधर, वो भी QR कोड लेके घूम रहे हैं कि आप बोल नहीं सकते कि चेंज नहीं है भैया मेरे पास ये अब तक चेंज नहीं है तो आप देखना चाहूँगा। अरे सर आप देखो वो बैठे होते हैं और उनके बगल में QR कोड रखते। तो अब जो नेक्स्ट सेक्टर आ रहा है वो एजुकेशन का है, एजुकेशन पे फोकस। When India becomes educated and not just literate। दोस्तों तहे दिल से आपका शुक्रिया आखिर तक बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना है या नहीं ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम लोग आगे भी इस तरह का कंटेंट लाते रहें तो प्लीज़ अपना प्यार दे दीजिएगा, लाइक, कमेंट या शेयर के ज़रिए से। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन बाय बाय।